अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें तो मैं आपको वैसे पिछले वीलॉग में ही दे चुकी हूँ, एक आधी और इसमें एडिशन है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मियाँ साहब जी वापस आ रहे हैं, ज़मानत तो उनको मिल गई है और इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। सारा दिन ट्विटर पर बड़ा माहौल गर्म रहा है और उनके हामी भी और मुखालिफिन भी खूब ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। लेकिन जनरली जितने भी मैंने तो लॉ एक्सपर्ट देखे जो बिल्कुल ही एक नून लीग के घर के लोग थे, उनके अलावा किसी को भी मैंने ये कहते नहीं सुना कि ये बड़ा खुशाइंद फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा कानूनी फैसला है। हत्ता कि शाइख उस्मानी साहब जो पिछले कई दिनों से मैं उनको सुन रही थी, तो उनकी भी बाज़ोकात आरा जो थी वो मुख्तलिफ हुआ करती थी। जो एक इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव में, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पर्सपेक्टिव में, तो वो मुझे तनकीद करते नज़र आते थे। लेकिन आज तो उन्होंने भी कह दिया इवन कि ये एक सियासी फैसला ज़ाहिर नज़र आ रहा है बादियों नज़र में, तो कोई भी इसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी है बहरहाल अब अदालत का फैसला है, और किस अदालत का फैसला ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल जी, एक मुजरिम जो कि पिछले 4 साल से अदालत को धोखा देकर वहाँ बैठे हुए थे, फाइनली वापस आ रहे हैं। और वह वापस आ रहे हैं तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। फुल रियासती जोर भी लगाया जा रहा है इस सिलसिले में। मैंने आज एक खबर पढ़ी है कि तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 10,000 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। आई डोंट नो कि ये वाकई इतनी बड़ी तादाद में कैसे होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर जलसे में 50-60 हज़ार लोगों ने जमा होना है, तो अगर 10,000 पुलिस वाले ही होंगे तो मेरा ख्याल है बड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी फिर बाकी PMLN के लोगों को लाने के लिए, जगह भरने के लिए। क्योंकि जो जगह मैंने देखी है जलसे की, जो अभी इन्होंने पिंडाल तैयार करना शुरू किया है, तो वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, वो बड़ी एक बहुत ही कम जगह है मेरे ख्याल से मीनार पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। और इवन जब बहुत बड़े जलसे भी यहाँ पर होते हैं तब भी वो फुल ग्राउंड हर तरफ से कवर नहीं होता। बहुत बड़ा एक एरिया है उसको ले लिया जाता है आमतौर पर, लेकिन ये जो इन्होंने हिस्सा मुख्तस किया है ये वाक़तन बड़ा कम है। और मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार से ज़्यादा की कैपेसिटी है ही नहीं कि यहाँ पर जो आप अरेंजमेंट्स कर सकें लोगों के। बहरहाल जी, लाइटें दूर दूर तक लगा दी गई हैं और रात में यही चांद चढ़ाए जाएंगे कि दिखाया जाएगा लाइट्स की रोशनी में कि जी बड़ा कोई दूर तक जलसा फैला हुआ है, लेकिन अंधेरे में अंदर कमाल है और वो जितने भी फिर लोग होंगे वो उसमें समा जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अभी पिछला जो व्लॉग किया था तो उसमें मैंने तंजन एक जो थंबनेल था उसमें आपने लाइन देखी होगी कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। अच्छा, मैंने ये बात जो थी वो मजाकन कही थी, तंजन कही थी कि जिस तरह से अदालत और रियासत जिस तरह से सरेंडर किए हुए हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के, हाँ, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बाकायदा फूल बरसाए जाएंगे उनके आने पर। लेकिन लिटरली मुझे नहीं पता था कि कोई इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा, और वाक़तन फूल बरसाने की जो है वो तैयारी की गई है। इस सिलसिले में खबर ये आ रही है कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब की आमद है यानी 21 अक्टूबर को, उस दिन लाहौर शहर पर फूल बरसाए जाएंगे, पूरे शहर पर। और इसके लिए 2 ख़ास तैयारे भी कर लिए गए हैं तैयार, और इन तैयारों में 1.5 घंटे तक फूल बरसाए जाएंगे लाहौर शहर के ऊपर। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी इजाज़त भी दे दी है और 2 ये सेस्ना तैयारे जो है पूरे लाहौर को फूलो फूल कर देंगे। तो मैं तो सोच रही थी कि मैंने मजाकन ये बात की है, लेकिन कोई तो लगता है सीरियस ही हो गया है। तो बहरहाल जी, लाहौरियों, खूब आप लोग इंजॉय कीजिएगा कि आप लोगों के घरों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। और मेरा ख्याल है वैसे ज़्यादातर जलसा गाह और इर्द गिर्द का जो एरिया शायद वहीं पर ही बरसाए जाएंगे फूल। लेकिन जी, इस तरह का ये इस्तकबाल हो रहा है। भाई बंदा पूछे किस बात का इतना प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, क्या वो करके आ रहे हैं? क्या कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, या कोई कश्मीर फतह करके आ रहे हैं, या फिर कोई फ़लस्तीन का मसला सॉर्ट आउट करवा के आ रहे हैं मियाँ साहब, या मियाँ साहब ने कोई वहाँ से अपनी तमाम तर जायदादें बेच कर पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतार दिए हैं। कोई एक कारनामा उन्होंने जो कोई कर दिया है अगर, तो वो ज़रूर, अगर वो इस तरह से कुछ भी करके आ रहे हैं तो फिर हमें भी ज़रूर बताइए, हम भी जाके फूल बरसाएंगे। लेकिन इसके अलावा तो मुझे कुछ वेलकम की, इस तरह के वेलकम की कुछ समझ नहीं आती कि किस बात का इतना वेलकम किया जा रहा है, क्यों इतनी खुशी मनाई जा रही है। जो बयानिया बनाया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जी
जो इनकी आज की जो लॉन्चिंग तकरीब थी एक नए तराने की, उसमें भी उसका इजहार होता है कि मुल्क बचा लो नवाज शरीफ और मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। तो इसमें भी बुनियादी तौर पर जो तासुर मिलता है वो यही है कि मियाँ साहब आके ही एक नैरेटिव देंगे कि जी मियाँ साहब वापस आ गए हैं और अब एकदम मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, वो तमाम मुश्किलात से निकालेंगे, मईशत का क्राइसिस जो इस वक्त दरपेश है उससे सॉर्ट आउट करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में अब आपको पहले तो बयानिए के तौर पर और फिर उसके बाद अमली तौर पर कुछ चीज़ें की जाएंगी। बयानिए के तौर पर जो नज़र आता है कि आपको ये बताया जाएगा कि देखें जी मियाँ साहब के दौर में तो बड़े अच्छे हालात थे उस वक्त जो था। अभी भी इसके आपने देखे होंगे कि कुछ क्लिप्स वगैरह, कुछ स्किट्स वगैरह बनाकर कुछ छोटे छोटे से मतलब सोशल मीडिया पे जो भी उसको कहते हैं वीडियोस बनाकर जो है वो डाल दी गई हैं और उसमें यही डिस्कशन हो रही है कि जी मियाँ साहब के दौर में तो सब बड़ा अच्छा था। तो ये एक धूल झोंकने के मुतरादिफ सिर्फ बात है, क्योंकि आप 2017 की अगर आदादो शुमार रखेंगे सामने कि जी उस वक्त रोटी जो थी वो इतने रुपए की थी, जो पेट्रोल था वो इतने रुपए का था, जो चीनी थी वो इस तरह रुपए किलो मिल रही थी और जो डॉलर का रेट था वो ये था, उस वक्त बैरूनी कर्जा जो था वो पाकिस्तान के ऊपर इतना था। तो देखिए जी अब जो है वो चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक फेयर एनालिसिस नहीं है। उसकी वजह ये कि हर दौर में महंगाई होती है, हर दौर में चीज़ों की प्राइस ऊपर जाती है। इस तरह तो फिर अगर आप 2017 के बजाय 2008 में वापस चले जाएं, मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो तो फिर इस लिहाज से बहुत बेहतर पाकिस्तान था, क्योंकि मैं जो देख रही थी मामला तो मुशर्रफ साहब के दौर में तो चीनी जो थी वो 27 रुपए किलो थी, 62 रुपए किलो मियाँ साहब के दौर में थी, तो फिर मुशर्रफ साहब के दौर में तो वो 27 रुपए किलो थी। इसी तरह से डॉलर रेट जो मियाँ साहब 130 रुपए छोड़ के गए थे वो मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए पर था। इसी तरह से जो बैरूनी कर्जा जाते हैं वो मियाँ साहब के दौर में अगर 95 अरब डॉलर के थे तो वो मुशर्रफ साहब तो सिर्फ 33 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे। और रोटी भी इसी तरह अगर मियाँ साहब के दौर में 5-7 रुपए की थी तो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में 3 रुपए की रोटी थी। तो अगर ये आप एनालिसिस देंगे तो फिर उससे पीछे और चले जाएं तो वो मुशर्रफ साहब के दौर से भी कम सस्ती चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये तो कोई कंपैरिजन ना हुआ कि जी उस दौर में ये था तो उस दौर में ये था। अगर इस बात को पैमाना बनाना है तो फिर मुशर्रफ साहब को ही ले आते हैं कि उनके दौर में तो फिर और भी कम थी जो चीज़ें उनके निर्ख थे। तो ये तो एक बिल्कुल फजूल और अहमकाना सी बात है। जहाँ तक अगर इसी को अगर आपने पैरामीटर बनाना है तो फिर तो भाई जो इमरान खान छोड़ के गया था और जो फिर शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए हैं इनका तो फिर टाइम ड्यूरेशन भी बड़ा कम है। उसमें आप देख लें कि प्राइसेस तो फिर डबल हो गई हैं। अगर इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपये था तो मियाँ साहब जो पेट्रोल 300 रुपये का छोड़ के गए हैं। अगर इमरान खान साहब के दौर में डॉलर की प्राइस 180 थे तो मियाँ साहब जो छोड़ के गए हैं वो 300 के लगभग छोड़ के गए। तो मतलब कहने का ये है कि तो फिर इमरान खान साहब का जो दौर था उसके बाद तो सिर्फ 1.5 साल के अंदर मियाँ साहब ने तो फिर तबाही फेर दी। और उसमें आपके फेवरेट अपने समधी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसहाक डार साहब वो वज़ीर ख़जाना थे। तो अब आपके पास कौन सी ऐसी बगल में से कुंजी निकल आएगी ख़जाने की कि जिसकी वजह से एकदम लहरें बहरें हो जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना टोटली गलत कंपैरिजन अगर आप ये ड्रॉ करने लगें इस तरह तो फिर हर कोई अपने अपने दौर उससे पीछे, फिर आप अयूब दौर में चले जाएं, फिर उससे भी पीछे चले जाएं। तो ये तो जाहिर सी बात है विद टाइम चीज़ें जाती हैं। असल चीज़ ये नहीं है। द थिंग इज़ कि क्या लोगों के पास पर कैपिटा उतनी इनकम है कि वो उस वक्त की महंगाई के साथ मैच कर लें। इस वक्त महंगाई बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान से शायद ज़्यादा होगी, लेकिन द थिंग इज़ कि उनके वसाइल भी उसी लिहाज से हैं और वो उनके साथ मैच करते हैं और उनके लिए वो अफोर्ड करना चीज़ें बुनियादी ज़रूरत की वो उतनी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में अगर इस वक्त आधे भी इससे प्राइस हो जाएं, लेकिन अगर लोग जॉबलेस हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे उसको अफोर्ड करेंगे। तो ये एक बुनियादी सी चीज़ है जो कि किसी के भेजे में नहीं आ रही और लोगों को पागल बनाने का जो एक इन्होंने वतीरा पकड़ा हुआ है, शुरू से 30 सालों से पकड़ा हुआ है, वो उसी तरह से चल रहा है और यही चलता चला जा रहा है। तो बहरहाल जी अब ये बयानिया तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि जो प्रैक्टिकली करने की कोशिश की जाएगी। आपने पिछले दिनों भी सुना था कि जनाब बड़े कोई दोस्त ममालिक जो हैं वो भी हेल्प आउट करेंगे पाकिस्तान को, बड़ी कोई सरमायाकारी आ जाएगी। तो अगर इस चीज़ को भी जहन में रखें, अभी हाल ही में निकलने से पहले भी बताया गया था कि मियाँ साहब पहले कुछ मुल्कों का दौरा करेंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे, और उसमें भी यही खबरें दी जा रही थी कि वो बेसिकली आने से पहले ही कुछ
मामला जो हैं पाकिस्तान की मईशत को डिस्कस करेंगे, बाकी बहुत से ममालिक के सरबराहान के साथ, और कुछ पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी और तजारत के रास्ते खोलते हुए वो आएंगे। और अब खबर ये आ रही है, एक खबर सामने आई है, अभी इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हुई है, कि जी उनकी वहाँ पर सऊदी हुकाम में शहजादा सलमान से जो है उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कुछ सरमायाकारी के हवाले से वादे वईद किए हैं। तो अब आप एक खबर ये रख लें, और दूसरी जो खबर मैंने पढ़ी वो ये कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और मर्ज़ी से नहीं आ रहे, बल्कि उनको और ममालिक की भी एक यकीन दहानी और ताउन का एहसास और यकीन एतबार दिलाया गया, जिसके बाद वो वापस आ रहे हैं, और उनकी भी रजामंदी उसमें शामिल है कि ठीक है जी, अगर नवाज शरीफ आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है आके, तो हम फिर ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, और वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की एक खबर देकर तासुर यही बनाया गया कि जी नवाज शरीफ के साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल है। अब वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन हो सकती है? बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान में, और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान हो कि जिनके साथ वो काम कर सकें और वो उनके मामलात को आसानी से आगे बढ़ा सकें, जिसके साथ डील करना आसान हो। अमेरिका को बेसिकली इमरान खान साहब से क्या एतराज़ था कि उनके साथ उन्हें डील करना मुश्किल था, क्योंकि इमरान खान जो समझते थे कि ठीक है तो वो कहते थे ठीक है, और अगर नहीं ठीक उन्हें लगता था मुल्क को कौम के मफाद में, तो वो उसको स्ट्रेट अवे कह देते थे। वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि जी ये बंदा नाराज़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो ये देखेंगे कि उनके ख्याल से ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो उन्हें मुश्किल लगता था इमरान खान साहब के साथ डील करना, क्योंकि वो थोड़ा सा अड़ जाते थे। और यही बात जो है इस इस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी दरपेश थी। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनका माजी यही रहा है हर वक्त अड़फस करने का, लेकिन अब इंटरनेशनली भी वो बहुत सी गारंटीज़ के साथ जो है वापस मैदान में आना चाह रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक अनयूजुअल उनके लिए जो है वो ग्राउंड सेट किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी इंतहाई की जा रही है, मतलब सिर्फ लेवल ही कर दिया गया सारी चीज़ों को उन्हीं के लिए, और बाकी जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें जो है वो मुश्किल दिखाई देती हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि अवाम उनके साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला कैसे हल होगा ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड अप कर दूं कि जो आज तराना इन्होंने रिलीज़ किया है, उसकी जो इन्होंने लॉन्चिंग तकरीब की, अगैन नमूदो नुमाइश, पैसे का ज़िया, वो तो आप बेइंतहा देखते हैं इनकी। उसमें आज एक जेस्चर था, मरीम नवाज़ साहिबा हमज़ा शहबाज के साथ बड़ा हाथ जोड़ के पकड़ा हुआ और आ रही थी। तो बेसिकली वो ये एक सिग्नल था, एक पैगाम था कि जी हम सब एक हैं, हमारे मफादात एक हैं, तो हम इसमें कोई तकसीम नहीं है हमारी, जो ख़ानदान में तकसीम के हवाले से लोग बात करते रहते हैं, तो वो एक मैसेजिंग थी। लेकिन ये लोग कोई भी मैसेज दे रहे होते हैं समहाउ और द अदर, मुझे बड़ा अजीब सा फेक सा एक एलिमेंट जो है वो हमेशा नज़र आ रहा होता है। और इसमें एक तकरीब में ये भी काम हुआ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा तस्वीर बनवाने के लिए जब शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई, तो उन्होंने उनको हटा के पीछे कर दिया और हमज़ा शहबाज को अपने बराबर में खड़ा कर लिया। तो ये वही मेंटालिटी है कि जिससे हमें नज़र आता है कि भाई जो शरीफ फैमिली है सिर्फ वही हमेशा आपको फोर फ्रंट पे नज़र आएगी, इसके अलावा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे उसकी जो मर्जी खिदमात हो पार्टी के लिए। तो बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बड़ा सुबकी का सामना उस वक्त करना पड़ा। बहरहाल जी ये तो हो गया नून लीग का सारा मामला कार। अब ज़रा आ जाते हैं कि जी इधर क्या हो रहा है। शेख रशीद अहमद साहब, जो कि आपको पता है बड़े अभी तक दबंग अंदाज से खड़े थे इमरान खान साहब के साथ, और उनकी भी एक गैर मशरूत किस्म की हमायत जारी थी उनकी तरफ से। बेशक वो एक सिंगल सीट की पार्टी हैं, लेकिन बहरहाल एक अपना इम्पैक्ट तो रखते हैं कम अज़ कम मीडिया की हद तक, और अपने जो हल्के की हद तक उनके एक ज़ाहिर है कि एक फॉलोइंग है उनकी। अब उनको भी काफ़ी दिनों से लापता कर दिया गया था, आपको मालूम है, और अब उनके हवाले से भी कम अज़ कम काफ़ी हद तक मुसद्दका इत्तलात है कि जी उनका भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद वो मंजर आम पर आ जाएंगे, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। तो अगवा बराए बयान का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। अब की बार जो ये इंटरव्यू है ये मुनीफ फ़ारूक साहब का नाम लिया जा रहा है, समा टेलीविज़न पर ये नशर होगा, और मुनीफ फ़ारूक साहब को ग़ालिबन इन्होंने ये इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड करा दिया है, और उसके बाद जो है उनकी भी रिहाई का अमल हो सकता है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो इसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी कर देंगे। तो ये भी बड़ा ऑकवर्ड सा सारा सीन लग रहा है कि मतलब एक बंदे की अपनी पार्टी है और वो अपनी पार्टी ख़त्म करके उसको भी ज़बरदस्ती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है ज्वाइन करा दिया जाएगा। भाई लीडर तो आप ज्वाइन करा देंगे, वोटर कहाँ से आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने पिछले भी एक किसी व्लॉग में बताया था आपको, 1000 उसके फॉलोअर ट्विटर पे नहीं हो रहे, एक जलसा वो कर नहीं सक रहे, तो आप मेरा ख्याल है कि ये वो पाकिस्तान की वाहिद
एक पार्टी है जिसके लीडर ज़्यादा हैं और वोटर कम है। तो बहरहाल शेख रशीद साहब की भी जान छूट जाएगी, बेचारे बहुत दबंग अंदाज से ज़ौक़ शौक़ से कहते थे जो असली है, जो नस्ली है वही इमरान खान का साथ देगा वगैरह वगैरह, और बड़ी मोहब्बत की है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन इस आखिरी उम्र में उनके भी सर में धूल डालने से बाज नहीं आए। इस बात का मुझे अफसोस है कि वो एक बंदा बेचारा अगर कहीं किसी तरफ लगा भी हुआ तो लगा रहने दे, वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा बुजुर्ग आदमी। लेकिन बहरहाल जी उनको भी उन्होंने कर लिया जी काबू। आगे जी लास्टली मैं ज़रा ये बता दूं कि इमरान खान साहब को जेल से निकालने का एक दफ़ा फिर से हुक्मनामा जारी हो गया है और बड़ी तेज़ी एकदम नज़र आ रही है इमरान खान साहब के केसेस को लेकर के, क्योंकि एक तरफ उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने की जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ने वो मंजूर कर ली है मसलन समात के लिए। हालांकि इससे पहले यही दरख्वास्त खुद इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन शायद फरमाइश ये आई है कि नहीं भाई ये भी काम ज़रूरी है, क्योंकि 2017 में नवाज शरीफ को भी चूँकि पार्टी सदारत से हटाया गया था, तो अब इमरान खान को भी हटाया जाए, क्योंकि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, पल्लड़े तो बराबर करने हैं। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम चूँकि स्टिल जारी है तो वो उस पर काम हो रहा है। तो इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त भी उनके खिलाफ जो है वो लगा ली गई इलेक्शन कमीशन में। फिर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस चल रहा था, इमरान खान साहब ने कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लिए थे, ओए होए इतने मुकद्दस, इतने जिसको कहते हैं ना जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता उस तरह के इदारे के ऊपर। तो उस सिलसिले में भी उन पर एक केस चल रहा था जी, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म अब उन पर आयद करने के लिए 24 अक्टूबर की डेट फिक्स की गई है। और इस दिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करने का हुक्मनामा कर दिया है तैयार। तो अब मतलब ये है कहने का कि उन्होंने ये कह दिया है कि जी उन्हें प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि फ़र्द जुर्म लगाने के लिए ज़रूरी है कि बंदा सामने मौजूद हो। तो अब देखना ये है कि क्या इंतज़ामिया इस दफ़ा इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालेगी या अब इस केस में थोड़ा सा डिले आ जाएगा, क्योंकि फ़र्द जुर्म के लिए तो फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के रूबरू वहाँ पर भेजना होगा। ये जो इन्होंने इसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं इस केस में, उसमें उन्होंने हिदायत की है कि जो सिक्योरिटी का और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भरपूर फुल प्रूफ किए जाएं और इमरान खान साहब को पेश किया जाए, ताकि 24 अक्टूबर को उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद हो सके। तो अब देखते हैं जी इमरान खान साहब को फाइनली इस केस में भी सज़ा क्या सुनाई जाएगी। न जाने कौन कौन से केस में सज़ा सुनानी है इन्होंने, लेकिन फिल वक्त जो नज़र आ रहा है ये है कि अब इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब को क्या इस मौके पे बाहर निकाला जाएगा। ऑनेस्टली मुझे इसका चांस अभी भी कम नज़र आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।